हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ और आंसर समझाता हूँ। सवाल आपका है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद रेफरेंस टू डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन है ये। 4 स्टेटमेंट दिए हैं और एंड में पूछा करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें आप तो देखेंगे, पहली स्टेटमेंट कहती है कैम्प्टोथेसिन करता है इंट्रा और इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक इन द डीएनए, जिससे हो जाती है स्टॉलिंग ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। स्टॉलिंग का मतलब है रुक जाना, स्टॉप हो जाना। रेप्लिकेशन फॉर्क अचानक से रुक जाता है, रेप्लिकेशन खत्म हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रिवेंशन ऑफ री इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेम साइकिल इज मीडिएटेड बाय रेगुलेटिंग द लोडिंग ऑफ इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स ओआरसी। ये कहता है कि यूकैरियोट्स में फिर से रेप्लिकेशन ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ओआरसी को रेगुलेट करते हैं, ओआरसी की लोडिंग को रेगुलेट करते हैं, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ओके, हम देखेंगे ये भी। स्टेटमेंट नंबर सी कहता है अगर आप ग्लूटामिक एसिड को एलानीन में कन्वर्ट कर दो म्यूटेशन करके इन द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, तो इससे हो सकता है आपका राइबो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए डीएनए में, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी जुड़ता है। तो ये कहता है हो सकता है राइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए। और फोर्थ स्टेटमेंट कहता है म्यूटेशन इन द जीन एनकोडिंग द टोपो आइसोमरेज सेकंड could lead to entanglement of DNA daughter strand during replication। तो टोपो आइसोमरेज 2 में अगर आप म्यूटेशन कर दोगे तो डीएनए एंटेंगल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट्स है, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ इनमें कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो देखो, सबसे पहले बात करी थी इसने कैम्प्टोथेसिन की। देखो, कैम्प्टोथेसिन नाम का जो ड्रग है, इसके अलावा एक और है जिसका नाम है इटोपोसाइट। ये दोनों क्या करते हैं, इनका काम है इनहिबिट करना टोपो आइसोमरेज को। टोपो आइसोमरेज आपको पता है क्या करते हैं, ये कट करके रीसील कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये डीएनए, इसे कट करेंगे, इसका लिंकिंग नंबर बदल देंगे, लिंकिंग नंबर चेंज करेंगे और कट करके दोबारा इसको रीसील कर देंगे। तो ये टोपो आइसोमरेज को इनहिबिट करता है। अब टोपो आइसोमरेज को इनहिबिट करने से होता क्या है, देखो होता यह है कि जो टोपो आइसोमरेज आपका है, टोपो आइसोमरेज ये जब भी किसी डीएनए से आके बाइंड करता है, उस डीएनए को दोबारा से रिजॉल्व करने के लिए अगर कोई एंटेंगल डीएनए है तो ये ड्रग उस टोपो आइसोमरेज के साथ बाइंड कर जाती है। बाइंड करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसे बोलते हैं क्लीवेबल कॉम्प्लेक्स। अब ये क्लीवेबल कॉम्प्लेक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये टोपो आइसोमरेज को अलाउ करता है कि ये डीएनए को कट कर दे, बट ये अलाउ नहीं करता कि वो डीएनए को दोबारा रीसील करे, क्योंकि टोपो आइसोमरेज का काम हमें पता है कट करके रीसील करना ताकि लिंकिंग नंबर चेंज कर दे। बट ये इसको सिर्फ कट करना ही अलाउ करता है, रीसील नहीं करता, जिससे डीएनए में आ जाते हैं ब्रेक्स, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक, और ये बहुत घातक होते हैं डीएनए के लिए। और डीएनए आपका रेप्लिकेशन में नहीं जा सकता, म्यूटेशन आ सकती है, कैंसर कॉज हो सकता है। क्लियर? तो ये काम है कैम्प्टोथेसिन और इटोपोसाइट का। उसी प्रकार और कुछ ड्रग्स हैं, एक का नाम है सिस्प्लाटिन और एक का नाम है बीसीएनयू, बिसक्लोरोइथाइल नाइट्रोसोयूरिया। ये दोनों ड्रग क्या करती हैं, देखो ये दोनों ड्रग जो हैं वो डीएनए के अंदर इंट्रा स्ट्रैंड और इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक करती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये डीएनए, इस डीएनए में यहाँ पे ग्वानिन लगा हुआ है, यहाँ ग्वानिन लगा हुआ है, तो ये जो ड्रग मैंने बताई सिस्प्लाटिन या बीसीएनयू, ये इनके साथ क्या करेगी, क्रॉस लिंकिंग कर देगी। तो क्रॉस लिंक से क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा आपका, इंटर या इंट्रा। विद इन डीएनए है तो इंट्रा, बिटवीन डीएनए तो इंटर। जैसे कि मान लो एक और डीएनए बनाऊं, यहां पे एक डीएनए और यहां पे भी एक डीएनए। इन दोनों डीएनए में अगर ग्वानोसिन है कहीं पर लगा हुआ कंसेक्यूटिव, तो ये ड्रग उसमें इंटरलॉक कर देगी और डीएनए को आपस में लॉक करके उसको फिनिश कर देगी, यानी वो कोई काम नहीं कर सकता। तो ये काम है इनका। तो ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्प्लाटिन यूज होता है मेटास्टैटिक टेस्टिक्यूलर कैंसर में, बीसीएनयू यूज होता है ब्रेन ट्यूमर में और ल्यूकीमिया में। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा था अबाउट न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट। देखो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसके पास एक पॉकेट होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट। इस पॉकेट की खास बात यह होती है, ये मदद करती है डीएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करने में बिटवीन द डीएनटीपी एंड आरएनटीपी। इसके अलावा करेक्ट पोजीशनिंग भी करवाती है, ये करेक्ट अलाइनमेंट।
तो अगर इसमें आता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी में हमें पता है कि 2 प्राइम पे OH नहीं होता और 3 प्राइम पे OH होता है, तो ये शुगर जो है यहां पे परफेक्टली फिट हो जाती है ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर। यहां पे एक अमीनो एसिड भी होता है जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट पे, जो आमतौर पे होता है ग्लूटामिक एसिड, और ये वांडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन करता है विद द शुगर, जिससे रिकॉग्नाइज करता है ये डीऑक्सी शुगर को। बट अगर सपोज करो यहां पे राइबोन्यूक्लियोटाइड आ जाए जिस पर 2 प्राइम पे OH होता है, तो ये 2 प्राइम OH जो है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट के अंदर एकोमोडेट नहीं कर पाएगा न्यूक्लियोटाइड को, जिससे ये न्यूक्लियोटाइड यहां बाइंड नहीं करेगा। तो इससे रिकॉग्निशन हो पाएगा बिटवीन DNTP और RNTP। अब अगर आप ग्लूटामिक एसिड को म्यूटेट कर दो एलानिन में, तो ये डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी खत्म हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगी डिस्क्रिमिनेशन, जिससे RNTP भी ऐड हो जाएगा DNA में। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि आप ये बताओ कि यूकैरियोट्स में क्या होता है। देखो यूकैरियोट में क्या होता है, मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं। देयर आर मल्टीपल ORC या ओरी कह सकते हैं शॉर्ट में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इतने सारे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने से एक प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम यह आ सकती है कि अगर कोई ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक से ज्यादा बार स्टार्ट हो गया तो ये रेप्लिकेशन के लिए सही नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक सेल साइकिल में DNA सिर्फ एक बार रेप्लिकेट होना चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए सेल क्या करता है, अलग अलग फेजेस में लोडिंग और अनलोडिंग करता है किसकी, हेलिकेज की। हेलिकेज की लोडिंग और अनलोडिंग करता है। तो सेल क्या करता है, G1 फेज में हेलिकेज की लोडिंग अलाउ करता है, लेकिन हेलिकेज की एक्टिवेशन अलाउ नहीं करता। एक्टिवेशन का मतलब है वो फंक्शन नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब S फेज, G2 और M फेज आता है तो सेल क्या करता है, हेलिकेज की एक्टिवेशन अलाउ करता है, लोडिंग अलाउ नहीं करता। तो ये लोडिंग और एक्टिवेशन दोनों सेपरेट फेजेस में होते हैं, जिससे एंश्योर हो जाता है कि एक सेल साइकिल में सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेशन हो और एक ही बार सारे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक्टिवेट हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहली स्टेटमेंट कहती है कैम्टोथेसिन करता है इंट्रा और इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक लीडिंग टू स्टॉलिंग, ये स्टेटमेंट गलत है। BCNU और सिस्प्लाटिन करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, ये वाला ऑप्शन गया। सेकंड स्टेटमेंट कहती है अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो री इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेम साइकिल, सेल साइकिल, तो वो होता है रेगुलेटिंग द लोडिंग ऑफ इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स ORC। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। ORC नहीं है, वो है हेलिकेज। हेलिकेज की लोडिंग अनलोडिंग रेगुलेट होती है। स्टेटमेंट नंबर C क्या कहता है, ग्लूटामिक एसिड को एलानिन में कन्वर्ट कर दोगे तो RNA पॉलीमरेज 3 की न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट में एक म्यूटेशन आने से क्या होगा, वो रिकॉग्नाइज करने लगेगा RNTP को, यानी RNTP भी बाइंड कर जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, C सही है हमारा। और D क्या कहता है, अगर टोपोआइसोमरेज 2 में म्यूटेशन कर दोगे तो एंटेंगल हो जाएगा DNA। सही बात है, क्योंकि ये एंटेंगलमेंट को ही रिजॉल्व करते हैं, ये तो हमें पता है स्टेटमेंट। तो C और D सही है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, C और D। इस क्लास के इसके बारे में आपको डिटेल अगर नोट्स चाहिए PDF मेरी क्लास के, तो मेरी ऐप पे आपको मिल जाएंगे, तो आप मेरी ऐप को विजिट कर सकते हैं। अगर आप ऐप को विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। ये सारी चीज़ें मैं ऐप पे पढ़ा चुका हूँ, क्लासेस आप देख सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।